वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी अनसॉल्व के जो हरियंत प्रकाशन का अनसॉल्व है उसके 22 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन में देखा किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यानी इसमें हम लोग का क ख करके ऐसे 6 यानी 6 को क्वेश्चन दिया है, उसमें हम लोग को 5 क्वेश्चन को हल करना है, एक क्वेश्चन को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया कि निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी वर्ग अंतराल आपको बारंबारता ऐसे दिया रहेगा, इसमें बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बारंबारता में देखेंगे कि किस संख्या की यानी किस वर्ग अंतराल का बारंबारता सबसे अधिक है, यानी कौन संख्या है जो सबसे अधिक बार आया है। तेरी सबसे अधिक बार ये 6, 11, 21, 23 में कौन सबसे अधिक बार आया है, तो 21 आया है, 23 आया है। तो 23 हम लोग का ये F1 का मान होता है। किसका मान हो जाएगा, F1 का। इसके पहले जो होता है ये F0 का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा, F0 का। इसके बाद जो होगा ये F2 का मान हो जाएगा। कितना का मान हो जाएगा, F2 का मान हो जाएगा। अब जो सबसे अधिक है उसके सामने वाले जो संख्या होती है ये आपका L का मान हो जाएगी। क्या चीज़ का मान हो जाएगी, L का, यानी ये L का मान हो जाएगी। ठीक, अब L का मान ये हो जाएगी। अब हम लोग का L का मान हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या चीज़ का मान चाहिए, एच का मान चाहिए। तो एच हम लोग का वो होता है हाइट, यानी इसके बीच वर्ग अंतराल के बीच कितने रुपया का डिफरेंस है। ये देख मैंने कितने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी ये इसमें कितना का है 10 का। तो यानी हाइट भी कितना हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा आपका कितना 10। अब हम लोग मान क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे इसमें। तो रखिए मान, एल का मान कितना है आपका, एल का मान है 30, तो यहाँ पर रख देंगे 30 प्लस। अब F1 का मान कितना है, F1 का मान है आपका 23 माइनस F0 का मान कितना है 21 बट्टा 2F1। तो F1 में मतलब 2 से गुणा कर देना। F1 का मान कितना है 23, 23 दूनी के 46, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 46 गुणा कर देंगे। माइनस F0 का मान कितना है 21 माइनस F2 का मान कितना है 14। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट गुणे 100 कर देंगे, 10 कर देंगे। कितना कर देंगे 10। अब हम लोग कर दीजिए हल इसको, 30 प्लस 23 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 23 में से 21 जाएगा 2 बचेगा बट्टा। अब ये कितना हो जाएगा 46, इसको यहाँ पर लिख देंगे 46 में से ये दोनों को जोड़ देंगे 4 1 5, यहाँ पर 46 है ना, 46 माइनस 4 1 5 2 1 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 ब्रैकेट में गुणा कर देंगे 10। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 30 है तो 30 प्लस 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी के 20 बट्टा कितना हो जाएगा, 46 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 नहीं होगा 35 होगा ना, यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 5 ही 5 10 1 11 बचेगा। 11 में यानी 10 से गुणा कर देंगे तो यानी 20, अब बट्टा कितना हो जाएगा 11। अब 11 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 11 से भाग लगा देंगे 20 में तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 11 कम 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें 9 बचेगा 9। अब पॉइंट ले लेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 11 8 88। ठीक, 11 8 88, 2 और 0, फिर 11 कम 11, इतना ही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 30 और इतना जोड़ेंगे तो 31 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या क्या करते हैं, ख को हल कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग प्रश्न संख्या ख को हल करते हैं। इसमें दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी इसमें कह रहा है कि कोई एक क्या कीजिए, किसी वृत्त के, तो यानी एक वृत्त खींचिए पहले। ये मान लीजिए कि क्या है, एक वृत्त है। अब वृत्त के कह रहा है कि y बिंदु से, y मतलब कि एक बाहर क्या लेना है, एक बिंदु लेना है। और y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर क्या कीजिए, एक स्पर्श रेखा खींचिए। यहाँ से एक ये स्पर्श रेखा खींचेंगे और एक क्या करेंगे, इधर से खींचेंगे, तो यानी 2 स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। अब हम लोग को कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा से रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, यानी ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई है बराबर है। तो ये वृत्त के केंद्र है ओस है, इसको मान लीजिए केंद्र को क्या मानेंगे ओ। अब हम लोग क्या करेंगे, केंद्र से मिलाएंगे इस स्पर्श बिंदु को, यहाँ से ये मिलाएंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। ये मिलाने के बाद हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम लोग का 90 अंश का कोण बन जाता है, क्योंकि स्पर्श बिंदु से केंद्र पर जो मिलाया जाता है कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा। और यहाँ पर भी आपका कोण कितना बन जाएगा, 90 अंश बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रेखा खींच देंगे, ये मिला देंगे इसको। ठीक, अब मिलाने के बाद आपको 2 त्रिभुज दिखाई देने लगी। जब आपको 2 ये त्रिभुज दिखाई देने लगी तो हम लोग 2 त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। और सर्वांगसम करने के बाद हम लोग जानते हैं कि कोई भी 2 त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाएगी
तो उसके सभी भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग को ये दोनों को बराबर करना है, यानी ये इसका मान लीजिए कि इस पर इसको नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रख दीजिए पी। तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा, ए पी और बी पी को क्या करना है, बराबर करना है, क्योंकि बोला है ना कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी ए पी और बी पी क्या होना है, बराबर करना है। तो ये हम लोग को क्या करेंगे, दोनों को सर्वांगसम करेंगे। तो सर्वांगसम का रूल नियम जानते हैं कि आप लोग को इसमें कोई तीन चीज़ों को क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो चलिए हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि पहले हम लोग लिख देंगे कि दिया है, यहाँ पे क्या क्या इसमें दिया है, जो जो दिया है वैसे वैसे लिखिए, दिया है, जो दिया है वो लिखिए। अब लिखेंगे दिया है में क्या लिखिए, यहाँ से लिख दीजिए दिया है में कि केंद्र ओ वाले, यहाँ पर लिखिए केंद्र ओ वाले वृत्त में, वृत्त केंद्र ओ वाले माने केंद्र ओ के जो है ओ केंद्र वाले क्या दिया है, दो स्पर्श रेखा दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे केंद्र ओ वाले वृत्त में दो स्पर्श रेखा, रेखा क्या है, ए पी और क्या है, एक ए पी है एक बी पी है, बी पी है, ये दिया है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, दिया है के बाद अब हम लोग को इसमें लिख देंगे क्या, कि इसमें दिया के बाद रचना, रचना कुछ के नहीं, रचना नहीं भी लिखेंगे तो दिया हो गया। अब लिख दीजिए कि सिद्ध करना है, सिद्ध मतलब कि इसमें क्या प्रूफ करना है, आपको क्या दिखाना है। तो आप लिख देंगे सिद्ध करना है। अब इसमें क्या सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध करने वाला में ए पी और बी पी की क्या करना है, रेखाओं को बराबर करना है। यानी ए पी बराबर क्या होना चाहिए, बी पी होना चाहिए, यही सिद्ध करना है। तो आप लिख देंगे कि ए पी बराबर से क्या, ए पी बराबर से बी पी, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम लोग को सिद्ध करना हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति यानी हल, यहीं से आप लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो उपपत्ति में हम लोग कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए। उपपत्ति में यहाँ से आप लोग चाहोगे तो लिखोगे, नहीं चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। उपपत्ति में लिखना है कि ओ ए क्या है, ए पी पर लंब है, इसी प्रकार ओ बी भी क्या है, इस पर लंब है। लंब मतलब कि 90 अंश यहाँ बना रहे हैं तो लंब है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ ए लंब क्या है, ए पी, और फिर है ओ बी लंब क्या है, बी पी, ये लंब है दोनों। अब यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज ए ओ पी तथा और कौन सा, त्रिभुज बी ओ पी में, बी ओ पी में। अब इसमें हम लोग तीन चीज को बराबर दिखाना है, यानी सर्वांगसम करने के लिए इसमें तीन चीज को बराबर दिखाना है। तो देखिए तीन चीज ऐसे ही बराबर दिखाई दे, कोण ए और कोण बी दोनों में 90-90 है ना, इस त्रिभुज में भी कोण ए 90 है, इसमें भी कोण क्या है, ए बी 90 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कोण ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण बी इज इक्वल टू 90 अंश। ठीक, अब आप ध्यान देंगे तो ये वृत्त के केंद्र हैं जो ओ से ये भी क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या है। कोई भी वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, सभी त्रिज्या, एक वृत्त में एक वृत्त हो उसमें कितना भी त्रिज्या खींचेंगे सभी त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि त्रिज्या आपका ये भी त्रिज्या है, इधर से भी जितना जाएगी तो ये त्रिज्या आपका क्या होगी, सभी बराबर होगी। तो यानी इसलिए कह सकते हैं कि ए ओ बराबर से क्या हो जाएगी, ओ बी, यानी ओ ए बराबर से ओ बी भी कह सकते हो, ओ ए बराबर से क्या हो जाएगी, ओ बी। ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या है, तो आप लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जब वृत्त की त्रिज्या हो गई तो हमारे ये क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, ये दोनों में पड़ेगी। ओपी जो है इस त्रिभुज में भी आएगा और इस त्रिभुज में आएगा, दोनों त्रिभुज में क्या आएगा, ओपी आपका दोनों त्रिभुज में, इसमें भी और इसमें, दोनों त्रिभुज में ओपी आएंगे। तो ओपी क्या है, उभयनिष्ठ है, तो इसलिए लिख सकते हैं कि ओपी बराबर से क्या, ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी क्या है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब हम लोग का देखिए यहाँ कोण एंगल ये हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, ये भी भुजा हो जाएगा।
तो आप यहाँ से कह सकते हैं कहा कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम क्या हो गए त्रिभुज। जब तीन चीज़ बराबर दिखा दिए तो आप यहाँ से कह सकते हैं कहा कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम क्या हो जाएगा त्रिभुज BOP हो जाएंगे। कैसे? तो सास के नियम से कह सकते हैं, यानी SAS यानी साइड एंगल साइड, क्योंकि एक एंगल बराबर है दो भुजा बराबर है, तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं साइड एंगल साइड से। ठीक, अब हम लोग साइड एंगल साइड से जब दोनों त्रिभुज बराबर हो गई तब ये दोनों त्रिभुज आपका बराबर होगी, तब यहाँ से कह सकते हैं क्या कि AP बराबर से क्या हो जाएगा BP। यहाँ से आप कह भी सकते हैं कि क्या हो जाएगी AP बराबर क्या हो जाएगा BP। यही आपको सिद्ध करना था AP बराबर BP। आइए आप कह सकते हैं कि CPCT से। CPCT का मतलब क्या होता है? CPCT का मतलब कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसके सभी भुजा यानी सभी आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो यही CPCT होता है कि जब दो त्रिभुज हम सर्वांगसम कह दिए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके आपस में सभी भुजाएं सभी एंगल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगला सवाल को करते हैं। नेक्स्ट ग नंबर सवाल को हल करते हैं। संख्या ग को हल करते हैं। इसमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो सिद्ध कीजिए कि CA का स्क्वायर बराबर से CB इंटू CD। तो यानी इसको कैसे हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बनाना है एक त्रिभुज ABC पहले बनाना है। तो आप एक त्रिभुज ABC बनाइए। यहाँ पे आप क्या कीजिए एक त्रिभुज आप ABC पहले बनाइए। ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज AB और क्या C, ABC बनाना है। अब इसमें करना है क्या है कि BC पर एक बिंदु BC पर कोई एक बिंदु लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु D ले लें, यहाँ पर क्या लेना है बिंदु D लेना है। इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, तो ADC तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा पहले मिलाना पड़ेगा कि यहाँ पर बन जाएगा ADC, यानी एक कोण यहाँ पर बनेगा ADC और BAC यानी ये पूरा कोण क्या है बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का यानी CA स्क्वायर इजकल टू CB इंटू CD, ये हमको क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे कि इसमें क्या दिया है, लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है इसमें त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया आपको, दिया है क्या कि कोण ADC इजिकल टू क्या दिया है कोण BAC दिया है, ये हमको दिया है। तो यानी हमको ये दिया है, अब इसमें हम लोग को क्या सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें आप लोगों को क्या सिद्ध करना है ध्यान दीजिएगा, सिद्ध ये करना है आपको CA का स्क्वायर इजकल टू CB इंटू क्या है CD, ये हमको किसी तरह लाना है। तो हम लोग ये लिख दिए कि दिया है, ये दिया था आपको सिद्ध करना है ये। तो आपको कैसे ये लाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे उपपत्ति, यानी उपपत्ति लिखने के बाद कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब उपपत्ति में हम लोग को कैसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, इसमें आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहेगी, एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे एक छोटा वाला लेंगे। क्यों लेंगे ये दोनों को, क्योंकि देखिए ये जो भी CA और CB और CD जो भी दिखाई दे रहा है एक बड़ा वाला त्रिभुज में है एक छोटा वाला, तो इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे समरूप दिखाना है। तो एक दो त्रिभुज लेंगे, एक बड़ा वाला लेंगे त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर लिखिए कि त्रिभुज ABC और क्या लेना है त्रिभुज ABC और ये छोटा वाला लीजिए ADC।
ADC में। अब इसमें हम लोग को ये दोनों को बड़ा वाला और छोटा वाला को क्या दिखाना है? समरूप। क्योंकि क्यों समरूप दिखाएंगे? क्योंकि समरूप दिखाएंगे ना तो हमारी समरूप का मतलब होता है कि इसकी भुजाएं अनुपात के रूप में बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो हम लोग तिरे गुणा करके ये ला सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग ये करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो इसको समरूप दिखाने के लिए कोई हम लोग देखें क्या क्या इसमें दिया है। हमको दिया है कि कोण ADC, बड़ा वाला में दिया है कोण ADC, यानी ये नहीं, ये वाला बड़ा है ना, ये वाला एक बराबर है किसके? इसके बराबर। तो ADC के बराबर है ये बड़ा वाला त्रिभुज में BAC। तो यानी बड़ा वाला त्रिभुज में का आपको बराबर दिखाई दे रहा है BS। बड़ा वाला त्रिभुज में हमको क्या दिखाई, कौन सा कोण? BAC दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज कौन कौन से? कोण ADC इक्वल टू क्या है? कोण BAC। ये आपको दिया है, यहाँ लिख देंगे क्या है? दिया है, ये आपको दिया है, ये दोनों बराबर दिया है खुद है। अब हमको क्या करना है? दोनों में देखना है कि देखिए कोण C दोनों त्रिभुज में आ रहा है, यानी ये बड़ा वाला में भी आएगा, ये छोटा वाला में भी, दोनों में क्या आएगा? कोण C उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण C इक्वल टू कोण C, क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो अब आपका ध्यान देंगे कि जब कोई दो त्रिभुज में दो कोण यानी आपका बराबर दिखाई दे, संगत कोण बराबर दिखाई दे, तो दोनों त्रिभुज को कह सकते हैं क्या है? समरूप हैं। तो आप यहाँ सब कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है? ADC। अब ये दोनों समरूप हो गए। और कौन से नियम से? तो देखिए दोनों के यानी AA यानी बराबर है, इसलिए AA एंगल से कह सकते हैं क्या है? ये दोनों समरूप हो गए। जब ये दो त्रिभुज समरूप दिखाई दे, यानी समरूप हो गए, तो हम कह सकते हैं कि इसकी भुजाएं क्या होती हैं? अनुपात के रूप में बढ़ जाती हैं। तो यानी अब हम लोग कैसे बांटेंगे अनुपात के रूप में? तो ध्यान देंगे, यानी बड़ा वाला त्रिभुज में ये कोण क्या है? बराबर है, तो इसके सम्मुख भुजा क्या है? सम्मुख भुजा BC है, तो यानी ले लेंगे BC। अब बट्टा का ले लेंगे। अब ये पूरा यानी छोटा वाला त्रिभुज में ADC यानी ये बराबर है, तो इसके समूह कोण क्या है? इसके समूह कोण हम सम्मुख भुजा क्या है? AC है, तो यहाँ पर बाटा में ले लेंगे AC। अब फिर हम लोग क्या करेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज में ही देखेंगे, तो बड़ा वाला त्रिभुज में AC आ रहा है, यानी हम लोग ले लेंगे AC। अब बट्टा फिर छोटा वाला त्रिभुज में हम लोग क्या आ रहे हैं? छोटा बड़ा वाला में आ रहा है, इसके संगत भुजा ये हो जाएगी, तो यानी क्या हो जाएगा? DCD, यानी DC का है CD का है, तो DC। अब हम लोग क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा BC में DC से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर लिख देंगे, चाहे ऐसे डायरेक्टली लिख दीजिए, AC गुणा करेंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC में DC से गुणा करेंगे तो यानी हो जाएगा हम लोग को BC इंटू क्या हो जाएगा? DC। हम लोग को लाना क्या था? यही लाना था, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रूफ के साथ सीधे ही ना करना था कर्ण का यानी CA का, तो वही CA का ही है या AC का है। इससे मत घबराइएगा कि हमारा नहीं आया, यहाँ पर देखिएगा हम इसको AC कहिए या CA कहिए, आप कोई भी कह सकते हैं, इसमें गलती नहीं होगा। तो आप AC का स्क्वायर बराबर से हो गया BC का, यानी वही BC या CB का इंटू CD यानी DC। ठीक, तो अब हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं, घ नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, अब हम लोग प्रश्न संख्या घ को हल करते हैं। इसमें दिया है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसमें मानेंगे कि माना वह संख्या, माना वह संख्या के इकाई का अंक, माना वह संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है? y मानेंगे, तथा दहाई का अंक क्या मानेंगे? दहाई का अंक बराबर से 1 हो जाएगा। माना वह संख्या की इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक क्या है? 1 है। तो हमारी संख्या क्या बनेगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारी एक संख्या बनेगी। संख्या यह बनेगी कि आप लोग को संख्या याद रखिएगा कि 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होता है। एक सूत्र भी होता है संख्या बनाने का, क्या होता है? 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा गुणे दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक हमारा क्या दिया है? यहाँ पर माने दहाई का अंक 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर लिख दीजिए 10x प्लस y। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक हमारा दिया है y, तो यहाँ पर लिख देंगे 10x प्लस
y। अब हम लोग यहाँ से हल करेंगे क्या, हम लोग को पहला प्रश्नानुसार लिख देंगे यहाँ पर प्रथम प्रश्नानुसार। अब प्रथम प्रश्नानुसार के मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रथम प्रश्नानुसार के मतलब कि पहला बोल रहे हैं क्या, किसमें कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यानी अंक कौन कौन से माने हैं, एक इकाई का अंक y है और दहाई का अंक क्या है x। तो यानी अंकों का योग यहाँ पर दिया है x प्लस y का मान कितना दिया है, अंकों का योग का मान दिया है यानी 9। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 2 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, द्वितीय प्रश्नानुसार। अब द्वितीय प्रश्नानुसार करने के लिए इसमें दिया है का, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय प्रश्नानुसार में इसमें दिया है का कि इस संख्या के 9 गुना, तो जो ये संख्या है, ये संख्या यहाँ पर लिखिए। पहले संख्या हम लोग का दिया है कितना, 10x प्लस का y। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब कह रहे हैं कि इसमें कि एक अंक पलटने पर बनेगी संख्या। आप ऐसे समझिए, यहाँ पे साइड में इसको 2 मिनट के लिए करा रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अंकों को पलटने से बनी संख्या का मतलब क्या होगा कि जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे कि इकाई का अंक आपका क्या था, y था, तो अब इकाई का अंक मान लीजिए x, इकाई का अंक क्या मान लेंगे x, और दहाई का अंक मान लेना है अब y। तो अब बताइए कौन सी संख्या बनेगी। अब संख्या बनाएंगे तो 10 गुणे इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक गुणे इकाई का अंक, दहाई का क्या y, तो यानी प्लस इकाई का अंक यानी क्या है x। तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। तो यानी अब अंकों का स्थान पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी, 10y प्लस का क्या बनेगा x। तो अब कह रहेगा कि अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना क्या है, बराबर है। अब यहाँ से क्या कर देंगे, ऐसे कर लेंगे। अब हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा कीजिए, यहाँ पे 9 10 या कितना हो जाएगा 90x प्लस 9 में y से गुणा करेंगे तो 9y इज इक्वल टू 2 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20y प्लस 2x। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको उधर खेदेंगे, यानी हम लोग का हो जाएगा 90x, ये उधर आएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 20y, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 9y। अब हम लोग का 90 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, यानी 90 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर 90 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 88x। ठीक, 88x में से 20 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 11y। ठीक, अब 11 से कटा देंगे, ये इधर जाएगा तो 11 88, 8x इज इक्वल टू हो जाएगा y। यानी y बराबर से कह सकते हैं कितना माना है 8x। यानी डायरेक्ट y का मान निकाल दीजिए, y का मान ले जा करके किसी समीकरण में आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए। यानी y का मान कितना हो जाएगा, ये समीकरण हमको 2 यहाँ पर कर सकते हैं इसको। आप लिखेंगे क्या यहाँ से कि y का मान समीकरण कितना में रखने पर, इसमें रख दीजिए 1 में ले जा करके, आपका मान क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 आपका कितना दिया है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई के तो y का स्थान पे क्या रख देंगे 8x। तो यहाँ पर x है तो x रखेंगे ही, प्लस y के जगह पे क्या रख देंगे डायरेक्ट 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम लोग जोड़ेंगे तो 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/9, यानी कट जाएगा डायरेक्ट x इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए 1 लिख दीजिए, 9 से 9 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x का मान ले जा करके पुटअप करेंगे, कितना में x का मान किसी समीकरण में पुटअप कर देंगे, यहीं पर पुटअप कर देंगे तो देखिए x का मान 1 पुटअप करेंगे तो 8 एकम 8, यानी y का भी मान यहीं से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 भरेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 8। तो डायरेक्टली हम कर दिए क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है, तो x का मान 1 y का मान 8। तब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि संख्या आपकी क्या हो जाएगी, संख्या क्या माने थे, संख्या आप लोग क्या मानेंगे 10x प्लस का क्या है y। तो आप यहाँ से कर देंगे 10 गुणे x का मान क्या है 1 प्लस y 8, y का मान 8 है तो 8 रख देंगे, 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, यानी हम लोग को संख्या क्या हो जाएगी 18। तब हम लोग प्रश्न संख्या का करते हैं, अंग को हल करते हैं। ठीक।
अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें दिया कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। यानी आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इसका नहीं होगा, ठीक, गुणनखंड आपका नहीं आएगा, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको श्रीधराचार्य से क्या करेंगे, डायरेक्ट श्रीधराचार्य के सूत्र पे आप क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हल। अब आप लोग क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र पे हल करेंगे। हम लोग का श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र ये भी होता है, यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर लिख देंगे क्या, x = होता है क्या, b माइनस का b होता है, प्लस माइनस क्या होता है, रूट में d कहिए, अब बट्टा क्या होता है, 2a होता है। यानी हम लोग का ये d का मतलब कि विविक्तर होता है। हम लोग पहले विविक्तर भी काट लेंगे, ठीक, तो विविक्तर काट करके उसके बाद से हम सूत्र क्या करेंगे, प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको a का मान दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे a = कितना दिया है 2, b = कितना दिया है -5 और c = दिया है कितना 3। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले विविक्तर निकालेंगे, d का मान निकालेंगे। तो d का मान निकालेंगे तो d बराबर से होता है b² - 4ac होता है, क्या होता है 4ac। चाहोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे b² - 4ac रख भी सकते हो, उससे कोई दिक्कत, डायरेक्ट ये सूत्र पर भी कर सकते हो, ये नहीं निकाले कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, b का मान दिया है कितना -4, -5 दिया था, -5 का स्क्वायर करेंगे -4 गुणे a का मान यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे c का मान कितना दिया है, c का मान हम लोग का दिया है 3, तो यहाँ पर रख देंगे कितना 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, चरती हैं कितना हो जाएगा, चरती हैं 12, 12 दूनी के 24 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम लोग का यानी 25 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी हम लोग क्या करेंगे 1। अब हम लोग का यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मान रखेंगे, तो यानी श्रीधराचार्य के यहाँ सूत्र लगाएंगे, x बराबर से कह सकते हैं क्या, माइनस का v और प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट में d, तो यानी हम लोग का बट्टा का 2a होता है, यहाँ पर 2a लगा देंगे। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ से ये b का मान क्या कितना आया है, यहाँ पे रख देंगे, b का मान आपका है यहाँ पे -5, यहाँ पर रख देंगे क्या -5, प्लस माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, d का मान कितना है, अंडर रूट में क्या भर देंगे 1 बट्टा क्या हो जाएगा 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान यहाँ से देखिए आपका 2 है, तो a का मान क्या भरेंगे 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -5 है तो -5 प्लस माइनस और अंडर रूट 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 हो जाएगा, बट्टा का 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये लेते हैं कि प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर, मैंने 2 चिन्ह लेते हैं, एक बार हम लोग प्लस लेंगे, तो प्लस लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका गलती हो गया क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका माइनस आगे से होता है ना, तो यहाँ पे आगे से माइनस होता है, तो देखिए सूत्र में भी माइनस होता है आगे से, माइनस मान है, तो यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, प्लस चिन्ह ले लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, तब हम लोग प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, उसके बाद से यहाँ पर प्लस ले लेंगे 1, अब बटा क्या हो जाएगा 4 में 1 से यानी 5 को और 1 को कितना हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा 4, कटाएंगे 2 दूनी के 2 3 6 और 2 दूनी के 4, 3 बटा 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, यहाँ पर लिख देंगे माइनस चिन्ह लेने पर, अब प्लस चिन्ह लिए तब माइनस का 3 बटा 2 आया, माइनस का चिन्ह लेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस का चिन्ह लेंगे तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस जब चिन्ह ले लेंगे तो यहाँ पे आप लोग को प्लस माइनस से आप क्या ले लेंगे 5 बट्टा क्या हो जाएगा, नहीं 5 अब प्लस यहाँ पे माइनस पर ले लीजिए 1, अब पूरा का बट्टा लगा दीजिए कितना 4 में से इतना जाएगा तो कितना बचेगा 4 बटा 4 से 4 कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 1, ठीक। तो अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर हल करते हैं 6 को, ठीक। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें दिया है कि यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुना है, तो यानी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, यहाँ पे क्या करेंगे हल में हम लोग को कैसे इसमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बोला है कि लंबाई जो है ना चौड़ाई से 2 गुना है,
यानी जो भी लंबाई की मान जो भी होगी, चौड़ाई जितना रहेगा उससे क्या रहेगा, दोगुना रहेगा। मान लीजिए कि चौड़ाई x रहे तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि बोला है कि चौड़ाई से क्या है, दोगुना है कौन सी, लंबाई। तो हम लोग पहले किसकी मान मालूम होनी चाहिए, लंबाई की मान क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माना बगीचे का परिमाप, नहीं ऐसा लिख लीजिए कि माना कि बगीचे की लंबाई, क्या लिखेंगे, बगीचे माना कि बगीचे की क्या लंबाई कितना दिया आपको, x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, x। लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुना है। नहीं, लंबाई चौड़ाई से दोगुना है तो हम लोग लंबाई नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे। पूछिए क्यों, क्योंकि देखिए चौड़ाई जितना रहेगा ना, चौड़ाई से दोगुना बोला है कि लंबाई होनी चाहिए, तो लंबाई की जितनी मान होगा चौड़ाई से दोगुना होगा, यानी चौड़ाई हम लोग का क्या मानना पड़ेगा, x। तो लंबाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख देंगे लंबाई इक्वल टू हो जाएगी 2 गुणे x, यानी 2x हो जाएगी। इतना मीटर क्या हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, बोला है कि यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है तो क्षेत्रफल इतना मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई मालूम हो गई। तो अब हम लोग को दिया है कि बगीचे की परिमाप, तो बगीचे की परिमाप यहाँ लिखेंगे कि बगीचे का परिमाप। तो बगीचे का परिमाप कितना दिया आपको, बगीचे का परिमाप दिया है 120, तो यहाँ पर लिख देंगे 120। अब बगीचे का परिमाप यानी कैसा, आयत के आकार का। तो आयत का परिमाप का सूत्र लगा दीजिए, क्या होता है, 2 लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई, यही ना होता है। बगीचे का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 120। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। 2 है तो यहाँ पर 2 को 2 रहने देंगे। अब लंबाई का मान आपको दिया है कितना, 2x, प्लस चौड़ाई दिया आपको कितना, x, इक्वल टू 120। ठीक, अब ये हम लोग का इधर भागा के रूप में गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60, यानी 2 1 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 2 6 के 12 यानी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। फिर हम लोग ये 2 1 3 जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा। अब फिर ये 3 से क्या करेंगे, भाग लाएंगे तो फिर ये कट जाएगा, तो कितना बार में हो जाएगा, 3 दूनी 6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। यानी हम लोग का जो x क्या चीज़ का मान है, चौड़ाई है, तो हम लोग का बगीचे की चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगी। अब लंबाई कितना हो जाएगी, इसकी दोगुनी यानी 20 दूनी 40 मीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या होता है, बगीचे की लंबाई कितनी है, 20 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। चौड़ाई 20 मीटर, अतः बगीचे की लंबाई कितना दिया है, लंबाई 2x, तो 2 गुणे 20 दूनी 40 मीटर। ठीक, अब हम लोग चौड़ाई कितना लिख देंगे, चौड़ाई इक्वल टू हम लोग कितना माने हैं, x, तो x का मान कितना आया है आपका, 20 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे 20 मीटर। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।